पहले से निर्णय करके बैठो ना, पहले से निर्णय करके बैठो ना। यदि यदि एक का सिक्का भदौरिया की जेब में आ गया कहीं से, तो मित्र सिक्के में इतने लिप्त मत हो जाना कि मेरा सिक्का। जब जब बजे तुम्हारी जेब, तो खाली जेब का ध्यान रखना। भदौरिया जी, जब भी सिक्का है आपके हाथ में, मालूम, अब मेरे पास इतने चेले आते हैं, वो पढ़ लिख करके फिर कहते गुरुजी अब हमें जाना है प्रभावना के लिए। अब मैं सोचूं क्या सुंदर भरा भरा संग लगता है सुब्रत सागर, कहाँ जा रहे हो भाई, ऐसा सोचे ना तो फिर कष्ट होगा। मैं क्या देखता हूँ, अरे जब गुरुजी ने मुझे भेजा था तब 2 ही साधु थे मेरे पास। जब गुरुजी ने मुझे भेजा था तब 2 ही साधु थे मेरे पास। आज इन साधुओं को देख करके तुम क्यों रो रहे हो? मित्र, उस दिन को देखो जब सोने कमरे में तुम अकेले थे। लोग सोचते हैं अध्यात्म मात्र अंतिम जीवन है। मित्र, अध्यात्म अंतिम जीवन नहीं है, प्रारंभ से करके भगवत्ता तक का जीवन अध्यात्म जीवन है। निगोज से लेकर के सिद्ध तक का जीवन अध्यात्म जीवन है। द्रव दृष्टि, सामान्य विशेष। मंत्री पुत्र बेटा, अभी तुमको मालूम नहीं है, अब से ये विषय जो चल रहा है प्रवचन में चल रहा है, सो लोग तो यही कहेंगे बगिया में प्रवचन चल रहा महाराज का। पर हे ज्ञानियों, जो तुम इस समय सुन रहे हो, ये भारत के बड़े बड़े धुरंधर मीमांसक, नैयायिक, वैशेषिक, चारवाक, बौद्ध, सांख्य, जैन, बड़े बड़े दार्शनिक लोग जिस पर बैठ के गोष्ठियां करते हैं और एक दूसरे पर उछालते हैं, विजुप्सी कथा करते हैं, विजुप्सी कथा, वे सारे विषय आप यहां सुन रहे हो। क्या हो गया आप सबको? घर की याद आ रही क्या? जिसको घर की याद ना है वो कैसा जीव, जिसको घर की याद आए वो कैसा जीव। निज घर की याद ना आए तो तुम कैसे जीव हो। ईंट चूने के भवनों की याद आए तुम कैसे जीव हो। हे मित्र, योग्यता जीव लेके आता है, योग्यता जीव बनाता है। दोनों शब्द सुनना, योग्यता जीव लेके आता है और योग्यता जीव बनाता है। प्रभु से नहीं, पुरुषार्थ से। योग्यता जीव लेके आता है, योग्यता जीव बनाता प्रभु से नहीं, पुरुषार्थ से। पर योग्यता लेके आया है, उसी की उपलब्धि के लिए पुरुषार्थ चलता है, और जिसके अंदर योग्यता लेके नहीं आया वैसा पुरुषार्थ भी नहीं चलता। प्रभास इकलौते हो कि कुछ और भी भैया आपके हैं? और भी हैं, सभी प्रोफेसर हैं। तो मित्र बता दो कौन कौन क्या करते हैं? हैं? क्या करते हैं? दुकानदारी करते हैं। आप भी बनिया के बेटा हो? अच्छा, आप भी बनिया के बेटा हो। पिताजी भी दुकानदारी करते थे क्या? मित्र, एक बनिया के घर में प्रोफेसर ने जन्म कैसे ले लिया? बहुत संभल के सुनना, जितने यहाँ ज्ञानी बैठे बहुत संभल के सुनना। मैं जान के बोल रहा हूँ, उनको बनिया बोल रहा हूँ। बने सो बनिया। हे जीव, एक वैश्य कुल में, जैन कुल में जन्मने के बाद भी जो काम ब्राह्मण कुल में होता था पढ़ाने का, तुम्हारे हाथ में कैसे आ गया? अब संभल के सुनना।
प्राचार्य जी, ऐसे लोग मिल जाएंगे, ब्राह्मण कुल में जन्मे होने पर भी दुकान चलाते मिल जाएंगे। तो उनसे पूछना पड़ेगा मुझे, मित्र जिस कुल में पोथियों का काम होता था उस कुल में तुम्हारे हाथ में तराजू कैसे आ गई? और जो छत्री, भदौरिया जी, छत्री अस्त्र शस्त्र लेकर के राष्ट्र और देश की रक्षा के लिए खड़े होते थे, वे भी दुकान चला रहे हैं, तुम्हारे हाथ में तराजू कैसे आ गई? मित्र, मित्र जैसा लेके आए थे उधर ही बुद्धि चलती है। जन्म कहीं हो जाए, जन्म कहीं हो जाए, जन्म कहीं हो जाए, इसी बगिया में मित्र नीम का वृक्ष है। ऋषभ, इसी बगिया में नीम का वृक्ष है। सामने देखो किसका वृक्ष है? एक ही बगीचे में नीम का वृक्ष, नींबू का वृक्ष, शीशम, सागौन, अमरूद, आम, और मित्र जब पानी देते प्रभास भाई भदौरिया किसान बनके, तो एक ही नहर का पानी खेत में जाना बगीचे में। मित्र जब ये खाद फेंकता है एक ही टोकनी से फेंकता है, लेकिन फिर भी सारे फलों के स्वाद अलग अलग क्यों आते हैं? इन सारे भिंड के लोगों को समझना चाहिए, और भिंड के नहीं पूरे विश्व के लोगों को समझना चाहिए जो पड़ोसी के बारे में अशुभ सोच रहे हैं कि मैं भी यहीं रहता हूं और ये पैसे बना कमा करके बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में रह रहा है, मेरी झुपड़िया की झुपड़िया रह गई है। मित्र तू क्यों टेंशन ले रहा है? मैंने देखा गेहूं के खेत में एक ही साथ बोए गए गेहूं मित्र, पर उसमें सरसों के दाने भी उगे आए, तो सरसों का वृक्ष गेहूं के पौधे को नीचे कर दिया और शंभू पर फूल रहा, पीले पीले फूल। अब वे गेहूं रो रहे हैं, बोले मेरी तो खेती थी, ये ऊपर कैसे पहुंच गया? अब मत रो, खाद पानी एक सा था पर बीज एक सा नहीं था। मृदु मिट्टी एक सी थी, खाद एक सा था, पानी एक सा था, पर मेरे मित्र बीज एक सा नहीं था। अरे यानी भिंड एक सी हो सकती है, भारत एक सा हो सकता है, प्रदेश एक सा हो सकता है, वहां का भोजन पानी एक सा हो सकता है, परंतु भाग्य एक से नहीं होते हैं। जैसा भाग्य होगा वैसा फलित होगा। बोलो यानी बराबर। अब तुम्हारे छोटे बड़े भैया कहें कि हमारा प्रभास तो प्रोफेसर है, जहाँ जाओ महाराज जी उसी का नाम लेते हैं, भैया उनसे कहते हैं मत रो मत रो, ये हमारा दोस्त नहीं है, दोस्त तुम्हारा है, तुम प्रोफेसर बने क्यों नहीं हो? प्रभास भैया छोटे हो कि बड़े हैं? सबसे बड़े। अच्छा, विश्वास मानना, कभी छोटे भाइयों को दुलार से देखा करो। मित्र विश्वास मानना, जब ये समाज के लोग और भिंड शहर के सिटी के लोग विशेष कार्यक्रम जब आपको बुलाते होंगे, तो छोटे भैया को जरूर थोड़ा तो मन में आती होगा, उसी माता पिता का मैं भी तो हूँ। वो आप क्या, हम तो उनकी बात कर सकते। भरत बाहुली उन्हीं ऋषभदेव के 2 पुत्र थे, पर मित्र पुत्र एक नहीं थे, भरत बाहुली 2 मात्र नहीं थे। मित्र भगवान ऋषभदेव की जो संतानें थी वो सुब्रसार कितनी थी? भगवान ऋषभदेव के 103 संतानें थी। भगवान ऋषभदेव के 103 संतानें थी। मालूम, जो विश्वकर्मा की पूजा करते ना, इस कर्म आपके शिल्पकार लोग, वे विश्वकर्मा भी भगवान ऋषभदेव के बेटा थे। भगवान ऋषभदेव के यानी इतनी संतानें थी, 103 संतानें। उन्होंने अपने सारे पुत्रों को अलग अलग विद्याएं सिखाई थी। जिनको शिल्पकला सिखाई थी वो पुत्र विश्वकर्मा था। उनके नियोग से सारे विश्व में शिल्पकला चल रही है। ब्राह्मी सुंदरी को अंक विद्या, लिपि विद्या सिखाई थी वीर ऋषभदेव। लेकिन मित्र प्रश्न ये है आपको, आज मुझे
बाकी व्याख्या नहीं करना। व्याख्या ये है कि ऋषभदेव के 103 संतानें थी, 103, फिर भी विश्व में जब भी नाम चलता है तो भरत बाहुली, वो शेष कहां चले गए? ठीक नहीं मित्र, पिता एक हो सकता है। जन्म के स्थान तुम्हारे एक हो सकते हैं ज्ञानियों, माँ भी एक हो सकती है, पर पुण्य के स्थान सबके एक नहीं होते हैं। अपने अपने भाग्य लेके आते हैं, एक चक्रवर्ती, एक कामदेव, विशेष सामान्य। इसलिए जितने यहाँ बेटे युवा बैठे हैं, बेटा आज से भाइयों से ईर्ष्या मत करना, माता पिता के प्रति अशुभ मत सोचना। बेटा हम आपको भी, मेरे पास भी आए निक्कू कि पिताजी मुझे कम दे रहे हैं, बेटा तुम्हें चौगुना दिला देंगे, पर सत्य ये तुम रख उतनी पाओगे तुम्हारे भाग्य में होगा। विराजो भैया, रख उतनी पाओगे। विनोद पाटनी जी, 2 सगे भाई थे, सगे भाई। अब क्या बताऊं, आप तो सब जानकर पंडित हो, आप तो भले शास्त्रों के पंडित ना हो, समाज के अपने घर के पंडित तो हो ही हो। घर में कितने क्लेश हैं वो भी तुम जानते हो, कितनी विषमता वो भी आप जानते हो, और आप मुस्कुराते रहते आप सब श्रावक, वो मुझे घोर आश्चर्य होता है मित्र। सगे भाई, और जैसे दोनों की शादियां हुई, जो घर माँ का आंगन होता था वो घर अब युद्ध का आंगन हो गया, और दोनों पत्नियां दोनों एक दूसरे की बोले अलग हो जाओ। माँ कम से कम सास ससुर का इतना उपकार मान लिया करो, इतना सरल बिना पैसे का नौकर उनने तुम्हें दिया है, उसके बदले में तुम तो रोटी नहीं खिला सकती उसको। जिसने अपना पूरा पुत्र तुम्हें सौंप दिया हो, तो कम से कम लोग घर के द्वारे पर बैठे श्वान को भी रोटी डाल देते हैं। इतने दयावान हमारे देश के लोग हैं, तो कम से कम आप अपने पति के पिता को ही 2 रोटियां खिला दिया करो। इसमें तुम्हारा चला क्या जाएगा? आपको ऐसा लगता हम बना रहे हैं, सत्य ये हो सकता है उसके पुण्य से तुम सब खा रहे हो। बंदित को पारणाम को उच्चार, पंडित जी ये भी स्वीकार करो। अब दोनों कहने लगे, जब झगड़ा बढ़ गया तो दोनों भाइयों ने निर्णय किया, भैया वे दोनों अलग अलग माता पिता की हैं, इनके पीछे अपन दोनों क्यों क्लेश में पड़े, हमारा आपका प्रेम बराबर बना रहे, अलग से अपन दोनों न्यारे हो जाओ। अब न्यारे हो जाए, भाइयों तो सोच लिया। अब दोनों गए पिताजी के पास, पिताजी हम दोनों को अलग अलग होना है। पिताजी कहते हैं, बेटा कोई विकल्प नहीं है, कोई नया काम नहीं है, आप अलग हो जाओ, पर 6 महीने बाद होना। तो उन दोनों ने अपनी पत्नियों से कहा, देखो पिताजी ने बोल दिया है, अब सालों सालों रह चुके, 6 महीने में क्या जाता है, 6 महीने बाद हो जाएंगे। तो बेबी परमेश्वरी इतनी तो अच्छी थी, बोले ठीक चलेगा, मान गए। अब पिता बड़ा चतुर था, बरसात का मौसम था, वो तो निकाल दिया। 6 महीने बोले थे तो 2 महीने ही निकल गए। अब आया कार्तिक का महीना, खेतों में चना गेहूं बोने का समय आ गया बराबर। पिता इतना ज्ञानी था, उसने कहा, बेटा अब तुम लोग तो अलग हो ही जाओगे, पर मेरी एक भावना है, तुम दोनों में से एक को तो मुझे बड़ा बनाना ही पड़ेगा ना।
इतना सारा राज्य पाठ है, बराबर हिस्सा करने के बाद भी मूल गद्दी तो किसी को देनी पड़ेगी ना, वो तो कायदा है। तो दोनों ने मान लिया, हाँ पिताजी आप जिसको चाहो उसको देना। बोले कोई बात नहीं है। वे बेचारे समझ नहीं पा रहे थे कि पिता सामान्य की विशेष। उन्होंने मालूम क्या किया, भैया आप लोग भी ऐसे ही करना। उन्होंने एक एक मुट्ठी चावल, ओ चना, दोनों बेटों को दे दिए। बेटा 4 महीने बाद इस चने में वापस ले लूंगा आपसे सुरक्षित, और उसी दिन तुम्हारा हिस्सा बांट भी कर देंगे। अब इनको सुरक्षित रखना, सुरक्षित रखना। ज्ञानी अब यहां तो हिस्सा बराबर मिल गया, अब इसका हिस्सा तो बराबर होना चाहिए। वो थोड़ी पिताजी देंगे विशाल, वो भी पिताजी देंगे क्या? चने के हिस्से मिल गए बराबर, वो भवन का हिस्सा ही बराबर मिलने वाला था। लेकिन यही तुमको पता चल जाएगा, इन चनों से ही पता चलने वाला कि बेटा तुम्हारे इसके हिस्से कैसे हैं। बड़े भाई साहब बड़े चतुर निकले, वे गए, पिताजी ने इतने प्रेम से चने दिए, वो गए मालूम, वो अड़ोखर ना वर्धमान, इसका सोने चांदी की दुकान थी। बोले सोने की डिब्बी चाहिए मुझे। भाई साहब भैया, बड़े भैया सोने की डिब्बी खरीदने चले गए। लावन भगत सोने की डिब्बी खरीदना है, होंगे तुम्हें जैसे। बोले सोने की डिब्बी खरीद रहा। बोले क्या करना है? अरे पिताजी के चने अपन सोने की डिब्बी में रखेंगे। और सोने की डिब्बी में चने रखे और ढक करके भाई भैया ने खोले ही नहीं। जैसे शिवांशु यहाँ अगरबत्ती लगा रहा था ना अपनी मशीन में, ऐसे भैया ने क्या किया, चने की डिब्बी पे रोज आरती उतारे अगरबत्ती लगाए, आरती उतारे अगरबत्ती लगाए, बस। और छोटे भाई के पास बड़ा तो नहीं था वो, पर बुद्धिमान था। उसने कहा ये चने तो 4 महीने में तो सड़ जाएंगे, क्या देंगे पिताजी को। मौसम चल रहा था बुवाई का,